हाँ, तो सैलरी चैप्टर क्या टॉपिक पे बात कर रहा है? सैलरी चैप्टर बात कर रहा है आपके नौकरी करते हो और आपको पैसा मिले, एकदम कॉमन लैंग्वेज में बोले। अब यानी नौकरी कर रहे हैं मतलब मेरा उस आदमी के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, एक नंबर बात। और दो नंबर बात, वो जो हमको पेमेंट कर रहा है ना, वो बॉस के हैसियत से ही पे कर रहा है, मतलब रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है। लेकिन अगर ऐसा कोई पैसा दे रहा है जो बॉस होने के कारण नहीं दे रहा है, अदर कोई रीजन से दे रहा है, वो यहाँ कवर्ड नहीं है। मतलब मान लो आपका एक ज्वेलरी का शॉप है, हम आपके यहाँ नौकरी करते हैं, आप हमको पैसा दे रहे हो सैलरी के नाम पे, आप क्योंकि एम्प्लॉयर के हैसियत से पैसा दे रहे हो और आपका और मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो हम अब मेरे को यहाँ से आपके यहाँ से जो कमाई मिलेगा वो मेरा सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल होगा। लेकिन दूसरा काम का बात, आपके ही जॉब करते हुए आप हमको बोले नीरज सर ये सामान है कहीं पहुंचवा देंगे क्या? हम बोला करवा तो देंगे बस इसका पैसा लगेगा। आप बोले हाँ ठीक है लग जाएगा, जो आपको लगे आप ले लीजिए। तो आप हमको पैसा तो दे रहे हो लेकिन बॉस की हैसियत से नहीं, अदर रीजन से। जैसे आपके स्कूल में हम टीचर है, तो स्कूल में पढ़ाने का जो आप पैसा दे रहे हो वो मेरा सैलरी है। स्कूल का कॉपी चेकिंग का पार्ट का पैसा मिल रहा है वो भी सैलरी है, ठीक है। बोर्ड का पेपर चेक करता है वो तो अदर सोर्स होता है। स्कूल में रहते हुए आप हमको बोर्ड का पेपर चेक करने भेजिए, वहां से जो पैसा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, क्योंकि आप नहीं दिए हो पैसा कोई और दे रहे हैं। लेकिन मान लो आप हमको बोले स्कूल का थोड़ा अकाउंट्स देख देंगे क्या? स्कूल के अकाउंटेंट को दिक्कत है, आप हेल्प कर देंगे क्या? हम लोग कर देंगे। उसके लिए आप हमको अलग से 5,000 रुपये दिए, क्योंकि वो मेरा जॉब के अंदर का बात नहीं है ना, तो वो वाला पैसा इस हेड में नहीं जाएगा। मेरा जॉब तो टीचिंग है, लेकिन आपके स्कूल का अकाउंट्स को चेक करने या मदद करने में आप पैसा दे रहे हैं हमको, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगा। तो यहाँ दो काम का बात क्या हुआ सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो पेयर और पेई के बीच में, और जो पैसा आप दे रहे हो वो एम्प्लॉयर के कैपेसिटी में दे रहे हो। अगर ये दोनों बातें आती है तो ये चैप्टर इस हेड में टैक्सेबल होगा, जो भी हमको मिलेगा, ठीक बात। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप और कैपेसिटी का बात, तभी वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी हो। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ब्रेक हो रहा है तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा या बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा। मान लो मेरा साइड में सीए का ऑफिस भी है, आप हमको बोले ठीक है मेरे अकाउंट में भी हेल्प करवा दीजिए। आपके स्कूल में नौकरी कर रहा है टीचर, आपका हम पढ़ाने का पैसा तो ले ही रहे आपसे, आप मेरे बॉस हो, लेकिन आपका वो जो अकाउंट चेक करने का पैसा आप हमको दिए वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये मेरा अदर सोर्स में जाएगा अगर हम ऐसे ही करता है तो, और अगर यही मेरा अलग से एक प्रोफेशन है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा, ठीक है। देखो इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बोला, सैलरी रिसीव बाय ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी या सैलरी रिसीव बाय ए मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट, ये सब सैलरी पार्ट में आ रहा है। लेकिन नीचे 3 एग्जाम्पल देखो क्या दिया, नॉट टैक्सेबल में क्या एग्जाम्पल दिया, सैलरी रिसीव बाय एमपी एंड एमएलए, सिटिंग फीस रिसीव बाय डायरेक्टर या सैलरी पेड टू अ पार्टनर। देखो पार्टनर को तो सैलरी मिलता है ना, अपना पीयर एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त सीखे हैं, हाँ है ना। हाँ तो यहाँ पर क्या बोला, आपका पार्टनर है, पार्टनर भी तो सैलरी लेता है, लेकिन पार्टनर का वो इनकम सैलरी इनकम नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं, कोई किसी का बॉस है कोई किसी का एम्प्लॉय नहीं, ठीक है। क्लियर है बात? हाँ तो देखो यहाँ पे क्या क्या बोला, क्या यही सब ज्ञान दोबारा रिपीट किया पे थ्योरेटिकल वे में बोला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्प्लॉयर के हैसियत से आप पैसा दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब
आपका मेरा कोई एग्रीमेंट हुआ है, आप जो बोलोगे हम उस डायरेक्शन में काम करेगा। और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अब यहाँ देखो डिफरेंस कैसे एमसीक्यू में पूछ लेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या फर्क है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जब हो रहा है ना बेटा, आपके हम डायरेक्ट कंट्रोल में है, हम आपके बोलने के हिसाब से अपना ड्यूटीज परफॉर्म करें, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या हुआ? हम आपसे कोई ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपका एक काम करके दे दे, जैसे आपके ऑफिस का हम ऑडिट करके दे देंगे, तो वहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, हम सर्विस दे रहे हैं आपको, इस बात का एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन वहां पे जॉब का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। तो ये सब कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन कहलाएगा? आपको क्या लगता है? हाँ नहीं बेटा, एजेंट कभी भी आपका नौकर नहीं है। आप किसी को एजेंट अपॉइंट करते हो ना सामान बिकवाने के लिए, तो वो आपका एम्प्लॉय थोड़ी ना हो गया, तो सर्विस तो दे रहा है। हाँ तो लेकिन सैलरी नहीं ले रहा ना, वो तो कमीशन लेगा। यहाँ पे बोला ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप भी होना चाहिए। वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो आपका माल बिकवाता है, आपके लिए काम करके देता है, बदले में कमीशन लेता। सैलरी रिसीव बाय पार्टनर भी वही एग्जांपल में आ गया। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, और वहां से प्रोप्राइटर बोलता है हम सैलरी ले रहे हैं, नहीं हो सकता। कोई खुद का नौकर हो सकता है क्या? हम ही एम्प्लॉयर हम ही एम्प्लॉय, इसीलिए सोल प्रोप्राइटर में सैलरी को कोई खर्चा नहीं माना जाता। ठीक बात। डायरेक्टर को कोई भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो अगर उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आपका इस साइड में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है, ऐसे ही हम आपके कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम कर रहे हैं, होता है ना डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी का एम्प्लॉय नहीं होता। डायरेक्टर को जो सिटिंग फीस मिलता है, कई एक डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो नॉर्मल सैलरी ले रहे हैं और मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं उसी सैलरी के अंदर, तब तो कोई बात नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता हो गया। लेकिन कुछ डायरेक्टर होते हैं जैसे मीटिंग अटेंड करने आते हैं, मीटिंग में बैठने का पैसा लेते हैं, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, उसका सैलरी नहीं होगा। ठीक बात। आपको पेंशन मिले या हमको पेंशन मिले नौकरी छोड़ने के बाद, वो तो सैलरी एड है, लेकिन आपके बाद आपके घर वालों में से किसी को पेंशन मिले, विडो को पेंशन मिल रहा है हस्बैंड के डेथ के बाद, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन थोड़ी नहीं हुआ, वो तो फिर अदर सोर्स होगा। जज लोग को जो पैसा मिलता है वो सैलरी एड में ही जाएगा। हालांकि ये एक एक्सेप्शन पॉइंट हो गया, ये याद रखने लायक पॉइंट है। नॉर्मली जज किसी का एम्प्लॉय नहीं है, हाँ। लेकिन उसको इंडियन गवर्नमेंट पैसा देता है, हाँ। तो उसका सैलरी ही माना जाए। हालांकि जज के साथ गवर्नमेंट को कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है। तो सर ये तो एक्सेप्शनल पॉइंट हो गया, है ना? हेलो, हाँ सर। आप म्यूट मत करो अपने आप को, अनम्यूट रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ सर। हाँ, अब ये वाला इलस्ट्रेशन ऐसे टाइम पास के लिए दिया, इनको पढ़ के कोई फायदा नहीं। कि एक टीचर है जिसको काइंड में कुछ मिलता है स्कूल से, क्योंकि वहाँ पे वो पढ़ाता है, तो हाँ उसका सैलरी माना जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या ऐसा काइंड क्या मिल रहा, ठीक है? वही एक टीचर है जो कॉलेज में फीस रिसीव करता है यूनिवर्सिटी का पेपर चेकिंग के लिए, तो यूनिवर्सिटी पैसा दे रहा है ना उसको, लेकिन वो एम्प्लॉय किसका है? कॉलेज का। तो उसका वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता तो हुआ नहीं, वो जो पैसा आया इसके हाथ में। जैसे बोला पार्लियामेंट के मेंबर हो आप, MP MLA,
हाँ, तो आपका वहां कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद हो सकता है ना आपका वो, आप अगर वहां से इलेक्शन हार जाओ तो आपका सीट तो चला जाएगा, फिर तो आपको थोड़ी सैलरी मिलेगा। यहाँ पे एमपी एमएलए का कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉय कब होता है, जब आप परमानेंट होगी। यहाँ तो 5 साल जीते तब आप हो गए 5 साल के लिए, हार गए अगले 5 साल आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर नेक्स्ट इलेक्शन जीत गए तो फिर मिलने लग जाएगा। यहाँ पे ये नौकरी जैसा काम नहीं होगा। ठीक, तो एक्सेप्शन में 2 बात क्या याद रखने लायक लगा कि सर जज है तो भले ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिश्ता नहीं है, लेकिन सैलरी की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन एमपी एमएलए है तो वहां पे सैलरी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। क्लियर है बात? हाँ सर। अब सैलरी को लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड की। एक तो बोला आपको जो बेसिक्स मिलता है, बोनस मिलता है, फीस कमीशन मिलता है, ये सब तो सैलरी है ही। इसको हम हमेशा बेसिक कंपोनेंट बोलते हैं, बेसिक कंपोनेंट बोलते हैं इसको। इसके अलावा आपको अलाउंसेस मिलता है। अलाउंसेस क्या होता है? आपको सैलरी के अलावा कुछ भी कैश में मिले। जैसे आपको बॉस महीना का तो 15,000 20,000 बेसिक सैलरी दे ही रहे, ठीक है, फीस कमीशन आपका बॉस आपको दे ही रहे, लेकिन आपका बॉस बोल रहा है आपको रहने के लिए जो घर आप घर ले रखी हो भाड़ा पे, ये लो उसका 5,000 रुपया पर मंथ भाड़ा ले लो तुम मेरे से। तो बॉस आपको हाउस रेंट अलाउंसेस दे रहा है। बॉस बोल रहा है आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई के लिए पैसा ले लो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहे। बॉस बोल रहा है आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है, ये लो उसके लिए अलग से 2,000 रुपया और, तो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस दे रहे हैं। बॉस आपको बोलता है आपको ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने का खर्चा लग रहा है, उसके लिए अलग से ले लो 3,000 रुपया महीना। ये हो गया ट्रैवल अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस। आपका काम ही ऐसा है कि आपको अलग अलग जगह घूमते रहना पड़ता है ऑफिस के काम से। कभी दुर्गापुर जा रहे हो, कभी आसनसोल जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, कभी दिल्ली जा रहे हो, तो उसके लिए आपको अलाउंस मिल रहा है, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस। तो ऐसा बहुत सारे अलाउंसेस के नाम से बहुत अलग से भी पैसा देते हैं, वो भी जाएगा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। तीसरा आइटम बचा परक्यूजिट। 3 चीजें मिलती है, बेसिक कंपोनेंट जो हम आपको बोला, अलाउंसेस मतलब अदर देन सैलरी कुछ भी कैश में मिले अलग अलग नाम से। बॉस आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस, जाओ घूमने फिरने जाओ, ये लो पैसा। बॉस हाथ में कैश दे दिया, अब तुम अपने हिसाब से खर्च करो, वो हो गया अलाउंसेस, ठीक है। इसके अलावा होता है परक्यूजिट। अब ये परक्यूजिट का मतलब क्या होता है? एक गलत मिथ है, परक्यूजिट मतलब ओनली इन काइंड। नहीं, ओनली इन काइंड नहीं, हाँ मेनली इन काइंड। बॉस आपको काइंड में कुछ दे रहा है, रहने के लिए घर दे दिया, घर का भाड़ा नहीं दे रहा है, रहने के लिए घर ही दे दिया। HRA नहीं दे रहे, हाउस रेंट अलाउंस नहीं दे रहे, बोल रहा है ये लो एक फ्लैट, इसमें रहो। ऑफिस डायरेक्ट भाड़ा देगा, आपको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट पेमेंट कर देगा आपका बॉस। या फिर हो सकता है आपका बॉस का ही फ्लैट है, कंपनी का ही फ्लैट है, वो आप वहां रह रहे हो। ऑफिस का गाड़ी दे दिया आने जाने के लिए, कार यूज करने दे दिया आपको, उसका मेंटेनेंस का खर्चा बॉस पेमेंट कर रहा है। आप फॉरेन घूमने गए या इंडिया में कहीं घूमने गए, बॉस आपका पूरा ट्रिप स्पॉन्सर कर दिया, टिकट विकेट सब बॉस करवा के दे दिया, होटल बुकिंग वगैरह। ये सब इन काइंड हुआ ना, आपके हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, सब काइंड में हो रहा है। बॉस आपको लैपटॉप दे दिया यूज करने के लिए, या फ्री में हमेशा के लिए दे दिया। कुछ भी आपको काइंड में मिल रहा है, काइंड में। ऑफिस में आपको खाना मिल रहा है फ्री में, जैसे हम एशियन में पढ़ाता था, एक टाइम का लंच मिलता था टीचर लोग को, तो वो परक्यूजिट हो गया टीचर्स के लिए, ठीक। तो सर ये सब तो काइंड में ही हुआ, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं परक्यूजिट खाली काइंड में नहीं होता? एक और टाइप का परक्यूजिट ही बोला जाता है उसको, हाथ में पैसा आ रहा है लेकिन फिर भी वो अलाउंस नहीं, परक्यूजिट है।
अगर आपको रीइंबर्समेंट करता है आपका बॉस, रीइंबर्समेंट, अब ये क्या होता है? पहले आप खर्चा कर लो, उसके बाद बॉस को बिलिंग देना, बॉस आपको पैसा दे दे, लेकिन पहले खर्च कर लो। अलाउंसेस में क्या हो रहा है? बॉस आपको पैसा दे दिया, जाओ खर्चा कर लो। यहाँ हो रहा है पहले खर्च कर लो, डॉक्यूमेंट डिटेल लेकर आओ कितना लगा। जैसे हम 3 बात बोलेंगे, एक हुआ मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस क्या हुआ? बॉस आपको हर महीना या कुछ टाइम में पैसा दे दिया, आपके हाथ में, जाओ अपना जब भी कोई बीमारी हो तो ठीक करवा लेना। एक होता है बॉस आपका कोई हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया और ऑफिस से पूरा पेमेंट हो रहा है, वो हो गया परक्यूजिट, मेडिकल परक्यूजिट, ठीक है ना। और एक होता है बॉस बोला इलाज करवा लो, जो भी खर्चा लगे सारा बिल लेकर आना, ऑफिस रीइंबर्समेंट कर दे, ऑफिस बाद में दे दे। रीइंबर्समेंट का मतलब यही होता है, पहले खर्च करो बाद में दे। बात क्लियर? तो ये है आपका परक्यूजिट सैलरी का 3 ब्रेकअप। इस चैप्टर में पढ़ोगे क्या, पहले वो बहुत क्लियर माइंड से बिठा लो, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ है याद रखने को। 2 ही सबसे मेजर चैप्टर है, एक है पीजीबीपी और एक आपका सैलरी, जो बहुत लेंदी है। बाकियों में क्या है ना, जैसे अपने को हाउस प्रॉपर्टी पढ़ने में भी 5-6 क्लास लगा, लेकिन बेटा जी कंटेंट वाइज देखो तो लास्ट में 2 पेज में समरी बन जाएगा उसका। हाँ। 2 या 3 पेज में अलग से एक नोट पेज में बनाया, जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स या कुछ ट्रिकी पॉइंट भी लिखना, तो भी ज्यादा 8-10-12 पॉइंट बनेगा वैसे। लेकिन यहाँ आपका इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कर करके आपको 40 से 50 बात मिलेगी, जो याद रखो। पीजीबीपी में भी वही बात है। तो पॉइंट क्या है कि बहुत विस्तरा हुआ चैप्टर है, बहुत फैला हुआ चैप्टर है। तो आपको करना ये है कि पहले से ब्रेन में मैपिंग करते हुए चलना है, क्या पढ़ रहे हैं, किसके अंदर कितना टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो मेजरली आप ये बोलोगे आपको सैलरी चैप्टर में 4 चीजें पढ़नी होती है। पहला वो बेसिक कंपोनेंट वाला पार्ट, बोनस, फीस, कमीशन, ग्रेचुटी मिल गया, रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है ना ऑफिस से। 2 टाइप का रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है, एक तो प्रोविडेंट फंड, वो तो आपका बॉस गवर्नमेंट में जमा कर दिया, आपको रिटायरमेंट पे गवर्नमेंट दिया। लेकिन अगर आप लगातार 5 साल की नौकरी कर लो, कंटिन्यूअस 5 ईयर ऑफ सर्विस, तो आपको आपका रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी भी मिलता है ऑफिस से। मतलब बॉस अलग से भी आपको 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया देगा, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे आएगा। आपका बॉस आपको रिटायरमेंट पे आपको पेंशन मिल रहा है, वो भी ये बेसिक कंपोनेंट में आएगा। कई बार होता है ना, टाइम के पहले बॉस जॉब से निकलने बोल रहा है या निकाल दिया, उसके लिए कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, 3 साल बाद ही मेरा बॉस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, तो ये 2 साल पहले निकाल रहा था, हम पैसा तो लेके छोड़ेंगे ना, एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन। मेरा रिटायरमेंट का एज है 60 ईयर्स, बॉस मेरे को 56 ईयर्स जब मेरा एज हो गया, तब मेरा बॉस मेरे को ऑफर कर रहा है कि तुम टाइम से पहले रिटायरमेंट ले लो, तुमको इतना एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन भी दे देंगे। क्योंकि बॉस को चाहिए कि अब नया यंग ब्लड आए, फ्रेशर्स आए काम करने के लिए, ओल्ड एज की जगह यंग लोग आए। तो बॉस बोला तुम रिटायरमेंट ले लो ताकि यंग लोगों को हम नौकरी पे रख सकें। तो तुम 4 साल पहले जॉब छोड़ रहे हो, तुमको इस बात का कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। तो निकाल दिया या निकलने का ऑप्शन दिया और हम चूज कर लिया, ये सब का कॉम्पनसेशन मिलता है। वो सब बेसिक कंपोनेंट में आएगा, मतलब बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, ग्रेचुटी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बोलते हैं, वो लात मार के निकालने वाले टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के निकाल दिया, उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। पढ़ेंगे डिटेल में आगे, अभी केवल ब्रेन मैपिंग करो। और अगर टाइम से पहले ऑप्शन दे हमको और हम छोड़ दें, उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। ये अपनी इच्छा से रिटायर हुआ हम टाइम से पहले, VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो ये सब पढ़ते हैं बेसिक कंपोनेंट। इनके अलावा कुछ भी कैश बॉस हमको दे रहा है, मनी, तो वो हो जाता है अलाउंसेस। और कुछ काइंड में दे या बाद में रिएम्बर्समेंट करके दे, वो हो गया परक्यूजिट्स। तो ये 3 बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ना है। तो आप 4 बोले थे, हाँ चौथे पे आ रहे हैं। गवर्नमेंट बोलता है देखो भैया तुमसे इतना कुछ ले तो लिए टैक्स के, इतना कुछ तुम्हारा इनकम बता के उस पर टैक्स तो लेने का बात आ गया, बट हम कुछ छूट भी देंगे तुमको।
सर्टेन डिडक्शंस। एक तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि सीधा बोलता है 50,000 माफ साल का, सैलरी में 50,000 सीधा माफ। तो अगर मान लो मेरा सैलरी सारा कुछ ये हेड जोड़ के, ये बेसिक कंपोनेंट, परक्यूजिट, अलाउंसेस सब जोड़ के 9 लाख आया, तो बॉस बोलेगा 50,000 माफ, तो 8.5 लाख पे टैक्स का बात हो। इसके अलावा 2 डिडक्शन और एक एंटरटेनमेंट अलाउंस का, एक प्रोफेशनल टैक्स का। तो आप अभी एक बात में रखो कि आपको डिडक्शंस पढ़ने, तो आपको बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, आपको परक्यूजिट पढ़ना है, आपका अलाउंसेस पढ़ना है और आपको डिडक्शंस पढ़ने हैं। इस चैप्टर का 4 मेजर ब्रेकअप्स यही है। बात क्लियर? चलो आज पहला पार्ट पे आते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स। तो देखो यहाँ पे लिस्ट दिया, कुछ भी वेजेस, पेंशन, ग्रेचुटी, फीस, कमीशन, इनके नाम पे कोई पैसा मिले, कोई एडवांस सैलरी, कोई हमको पीरियड ऑफ लीव, हम छुट्टी नहीं लिया, छुट्टी नहीं लेते हैं ना। देखो साल में जैसे मान लो मेरे को 20 छुट्टी अलाउड है, हम लेकिन 12 छुट्टी ली, 8 छुट्टी हम लिया ही नहीं, उसका भी पैसा मिलता है अलग से। कई कई ऑफिस देते हैं। एक बात दिमाग में बैठाना, मन में आएगा जब ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे, बाप रे बाप इतना कुछ देता है कोई ऑफिस। तो पॉइंट ये था बेटा जी, सबको ही सब कुछ नहीं देता। कहीं एक ऑफिस में कुछ एक आइटम मिल रहा होगा, कहीं एक ऑफिस में कुछ एक आइटम मिल रहा होगा। मैं बोलने जा रही थी ऑफिस में इतना कुछ देता है। हाँ, इतना कुछ हर कोई नहीं देता। तो बहुत सारा ऑफिस में बहुत कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप 50 आइटम पढ़ोगे, हो सकता है आपका ऑफिस आपको 20 आइटम दे, वो चलेगा। तो सर ये अलाउंसेस परक्यूजिट में क्या खाली लिस्ट याद करना है? नहीं, वो आप पढ़ना है कौन सा वाला अलाउंस में कितना पे टैक्स और कितना पे टैक्स नहीं। क्योंकि अगर सब कुछ फुल्ली टैक्सेबल होता तो पढ़ने का जरूरत क्या था। अगर हमको जितना भी अलाउंसेस के नाम पे, परक्यूजिट के नाम पे पैसा मिल रहा है, जितना भी ग्रेचुटी के नाम पे पैसा मिल रहा है, पेंशन, ग्रेचुटी, एंड वो अगर फुल्ली टैक्सेबल होता कि जो मिल रहा है सब पे टैक्स, तब भी पढ़ने का जरूरत क्या था। तो पढ़ना तो यही है ना कि किसमें कितना छूट और किसमें कितना टैक्सेबल। ठीक है? हाँ। तो ये सब पहले बेसिक कंपोनेंट की हम बात कर रहा था। तो बेसिक कंपोनेंट में अपने क्या पढ़े? अपने पढ़े ये फीस, कमीशन, वेजेस, सैलरी, ग्रेचुटी, बोनस, कोई छुट्टी का पैसा, छुट्टी नहीं ली एक बात का पैसा, छुट्टी आप पे जमा होता रहता है, और रिटायरमेंट भी आप पैसा ले सकते, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिले आपको रिटायरमेंट पे, ये सब बेसिक कंपोनेंट का पार्ट है। ठीक बात? अगर आपको ऑन ड्यूटी बॉस आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा दे, तो वो भी आपका सैलरी का पार्ट होगा। ऑन ड्यूटी अगर हो और बॉस दे रहे और आपका वो पार्ट ऑफ ड्यूटी है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, स्कूल में पढ़ाना मेरा ड्यूटी है, हमको स्कूल बोला आप एक्स्ट्रा 2 घंटा और पढ़ा लीजिए, आपको इतना रुपया देंगे। स्कूल में आप सीए का तैयारी करवा दीजिए बच्चों को, स्कूल आवर के बाद 2 घंटा, तो वो भी मेरे को मेरे ऑन ड्यूटी पैसा मिल रहा है ना। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी है वहां पे, तो सैलरी में टैक्सेबल होगा। ठीक बात? सर आप 2 जगह नौकरी कर सकते हैं। एक मिनट रुकना। हाँ, तो यहाँ पे अपने को एक्स्ट्रा कुछ भी मिले। अच्छा, अगर एक जगह से आधा जगह नौकरी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप माना जाएगा और दोनों ही इनकम सैलरी हेड में जाएगा। ठीक है? हाँ, एक बहुत बड़ा काम का बात है, अगर एडवांस सैलरी मिले तो टैक्सेबल होगा। हाँ बिल्कुल टैक्सेबल होगा। मान लो मेरा बॉस हमको अप्रैल से लेके मार्च तक का फीस दिया, सैलरी दिया, हम उससे अगले साल का भी अप्रैल और मई का सैलरी ले लिया, तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो। ठीक है? लेकिन अगर आप बोलोगे मेरे को बॉस मेरा अप्रैल से लेके जनवरी तक का तो सैलरी दे दिया, फरवरी मार्च का बाकी और वो अगले साल दिया, तो बेटा वो तो इसी साल टैक्सेबल हो। करंट ईयर का सैलरी मिले या नहीं मिले, करंट ईयर में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन आने वाला कोई साल का सैलरी एडवांस मिल जाए तो वो इसी साल टैक्सेबल होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है?
तो फिर बोलेगा हाँ ये दो बात ध्यान में रखना। 10 दिन को है और यहाँ पे कुछ नहीं। maka boleh kembali awal maupun negara itu kalau apa juga kalau gini kurang jalan kalau air pokoknya nanti orang mesti kini orang mesti air bahasa mana और यहाँ पे कुछ ज्यादा काम का बात नहीं है। आप इंडिया में काम करो या इंडिया के बाहर काम करो, अगर आपका पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है वो आपको पढ़े रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में। ये देखो फॉर्मेट, बोला था ना आपको फॉर्मेट है पूरा। ये देखो बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, रिट्रेंचमेंट, कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये सब क्या हो गया? बेसिक कंपोनेंट हो गया। ये कहीं बोला नहीं है ये बेसिक कंपोनेंट होता है, ये मेरा नाम दिया हो याद रखने के लिए। ओ अच्छा अच्छा ठीक है। ये आइटम को बेसिक कंपोनेंट कोई बोलता नहीं है, इसमें नॉर्मल सैलरी बोलते हैं। सैलरी जो हमको हर महीना मिल रहा है या एक बार मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो अगला क्या बोला, इनके अलावा हमको कुछ भी इन कैश मिल रहा है। देखो कितना सारा अलाउंसेस का नाम यहाँ पे दिया, और भी बहुत है। डीए, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। पियोन बियोन होता है ना ऑफिस में, तो उनको यूनिफॉर्म में रहना पड़ता है। वो यूनिफॉर्म आपके पैसे से तो खरीदेगा नहीं, कल को उसका बॉस उसको जॉब से निकाल दिया तो पागल है, वो सब कपड़ा कहाँ पहन के घूमेगा? तो उसको बॉस ही पैसा देगा ये सब कपड़ा सिलवाने का। तो बॉस पैसा दे दिया, बोला जाओ यूनिफॉर्म सिलवा लो, ये यूनिफॉर्म खरीद लो। आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, आपको इस बात का अलाउंस मिल रहा है ताकि आप अपना नॉलेज स्किल बढ़ा सको। आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरे ऑफिस में काम करते हो और आप बहुत अच्छा अकाउंट जानते हो, हम आपको बोला जाओ आगे सीए पढ़ लो, टैली सीख लो, जीएसटी सीख लो, तो उसका पैसा दे दिया, जाके आप अपना कोर्स कर लो। तो आप अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप कर रहे हो, उसका पैसा बॉस देगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस या इनके अलावा बहुत सारा अलाउंसेस पड़ेंगे। टेंशन नहीं, वो याद होने का ट्रिक है मेरे पास कि लिस्ट कैसे याद रहे, कब कौन सा टैक्सेबल है, कौन सा छूट है, वो सब याद करवा देगा। इसके अलावा हो गया परक्यूजिट्स, आपको रहने के लिए अकोमोडेशन घर ही दे दिया, आपका कोई भी खर्चा आपका बॉस पे कर, आपको नहीं दे रहा हाथ में पैसा, लेकिन आपके बॉस को, आपका बॉस डायरेक्ट पेमेंट करवा दे। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आपको दे दिया अपना, अब ना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ईशॉप, आपका बॉस आपको ईशॉप दे दिया। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब का दे दिया आपको। मेडिकल फैसिलिटी दे दिया आपको। अदर कोई बेनिफिट दे दिया आपको। क्लब में मेंबरशिप करवा दिया, जैसे आपको जाओ एंटरटेनमेंट करके आओ। आप लीव ट्रैवल कंसेशन, घूमने जाओ। आपका नाम पे प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला आपका बॉस, देखो पीएफ में 2 पैसा जाता है, आपके सैलरी से भी थोड़ा पैसा कटेगा और आपसे आपका बॉस भी अपनी जेब से कुछ पैसा डालेगा। वो भी पैसा बॉस डाला तो आपका तो बेनिफिट हुआ ना। तो ये सब पैसा अब यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर 3 डिडक्शन भी मिलते हैं, आ जाएगा आपका टैक्सेबल सैलरी। तो तीनों को, बेसिक कंपोनेंट को और आपका अलाउंसेस और परक्यूजिट को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। उनमें तीनों आइटम जोड़ोगे तो आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी। ठीक है। अब एक बात ध्यान रख लेना, ये जो आप कुछ एक आइटम है वो बेसिक कंपोनेंट में जो फुल्ली टैक्सेबल है, ये जो ऊपर लाइक लिस्ट पढ़े ना आपने बेसिक कंपोनेंट का, ये रहा, ये फुल्ली टैक्सेबल है, ये फुल्ली टैक्सेबल है। फीस फुल्ली टैक्सेबल है, फीस के नाम पे कोई पैसा मिले, कमीशन के नाम पे कोई पैसा मिले, फुल्ली टैक्सेबल है। बोनस के नाम से कोई पैसा मिले, फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन ये ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, रिट्रेंचमेंट, इनको आपको याद करना होगा, इनमें रूल्स होंगे। ईआरएस, इनमें सब में रूल होगा, जहाँ पे कुछ छूट है कुछ टैक्सेबल है। ठीक है। तो बेसिक कंपोनेंट का पार्ट में भी क्या याद कर लिया आप कि सर बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस ये फुल्ली टैक्सेबल है। इसके अलावा ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, रिटायरमेंट कंपनसेशन, वीआरएस, ये सब पे रूल्स है, कुछ छूट कुछ टैक्सेबल। बात क्लियर है।
अब एक बहुत मजेदार चीज सुनना, एक पे स्केल या ग्रेड सिस्टम होता है, खाली गवर्नमेंट जॉब में होता है। कैसे कैसे आपका सैलरी बढ़ेगा, तो ये देखो कैसे लिखा हुआ है, 5,000, 1,000, 8,000, 2,000, 12,000। इसका मतलब क्या हुआ, आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा 5,000, फिर 1,000 करके बढ़ेगा जब हर साल, मतलब नेक्स्ट ईयर 6,000, उसके नेक्स्ट ईयर 7,000, उसके नेक्स्ट ईयर 8,000 होगा। मतलब जब तक 8,000 नहीं हो जाए तब तक 1,000 करके बढ़ेगा। उसके बाद 2,000 करके बढ़ेगा जब तक वो 12,000 नहीं हो जाए। मतलब अभी 8,000 हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर 10,000, उसके नेक्स्ट ईयर 12,000, और फिर वही रुक जाएगा बस। तो जब आप जॉब ज्वाइन करते हो ना, गवर्नमेंट जॉब, तो आपको ये ग्रेड पे बताता है वहाँ का, ग्रेड पे सिस्टम, पे स्केल बोलते हैं इसको। ये सरकारी जॉब में ही होता है ऐसे फिक्स बढ़ना, प्राइवेट जॉब में तो कंपनी और आपके ऊपर है कैसे आपका सैलरी बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ये सिस्टम होता है। तो एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे तो पढ़ेंगे कैसे, पहला वाला अमाउंट है कि स्टार्टिंग सैलरी कितना है, ठीक है, दूसरा अमाउंट है कि कितना कितना करके बढ़ेगा, तीसरा अमाउंट है वो कहाँ तक जाके रुक जाएगा, फिर चौथा अमाउंट है कितना कितना बढ़ के बढ़ेगा, फिर पांचवा अमाउंट है कहाँ जाके रुक जाएगा। मान लो इसके बाद भी बोलता है कि अब 2,500 करके बढ़ेगा, ठीक है ना, कैसे बोल सकता है, क्लियर है ये। ये आपका कार्ड डीए आपको बोलते हैं, डीएनएस अलाउंस बोल के एक अलाउंस है, डीएनएस पे या डीएनएस अलाउंस बोलते हैं उसको, ये भी ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। तो अब तक आप फुल्ली टैक्सेबल वाला आइटम कितना पड़े, बेसिक, बोनस, फीस, कमीशन और अभी डीए। ये तो यहाँ पे लिखा है फीस, ये भी देखो लिखा फुल्ली टैक्सेबल, कमीशन फुल्ली टैक्सेबल, बोनस फुल्ली टैक्सेबल। बोनस आपको कैसा भी दे रहा हो, आपका स्टार्टिंग में जॉब में बात ही हो गया था बोनस का, वो भी चाहे आपको बाद में अचानक से बोनस दे दिया, कुछ भी हो, सारा बोनस फुल्ली टैक्स। कई बार क्या होता है जब आप नौकरी लगते हो तभी बताते हैं साल का इतना बोनस देंगे, ठीक है, और कई बार आपको बता देता है कि आपको बोला नहीं था बॉस, लेकिन अचानक दिवाली पे बोनस दे दिया। तो वो सब नेक्स्ट क्लास से अपने पढ़ना चालू करेंगे। ये ग्रेचुइटी, लिविंग के स्कीम, पेंशन, वीआरएस और अदर, पहले ये बेसिक कंपोनेंट नेक्स्ट क्लास में खत्म किया, ठीक है। यहाँ तक समझे, हेडिंग्स को 2-3 बार गो थ्रू करना उस पेज को खोल के, पहले ब्रेन मैपिंग कर लेना कि क्या चीजें परक्यूजिट होती है, क्या चीजें अलाउंसेस होती है, ठीक है।